हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर लेक्चर नंबर 9। और इससे जस्ट पहले अपन ने जो लास्ट डिस्कस कर रहे थे वो था कैपेसिटर के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं। और डाइलेक्ट्रिक फुली इंसर्टेड भी था आपके पास और पार्शियली, यानी कि पार्शियली फिल्ड और फुली फिल्ड। तो पार्शियली फिल्ड का जो लास्ट रिजल्ट था उसको ध्यान रखें आप कि अगर डाइलेक्ट्रिक को आप कैपेसिटर के अंदर फुल लेंथ में ना भरें या किसी एक पर्टिकुलर लेंथ तक ही भरें, तो उस डिस्टेंस का मतलब कि जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी प्लेट से डिस्टेंस वो कोई मैटर नहीं करती आपके पास। क्योंकि जो रिजल्ट आया था लास्ट में आपके पास कि अगर आपके पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक है और इसके बीच में आपने कहीं पर सॉरी ये कैपेसिटर है जिसके बीच में आपने टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक भर दिया है ना। अगर इसकी डिस्टेंस x है यहाँ से ये टी माने की और दोनों प्लेट के बीच की d है, तो आपका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था लास्ट में वो आया था ए नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। इसका मीनिंग क्या है कि जो डाइलेक्ट्रिक का आपके पास है उसकी प्लेट से क्या डिस्टेंस है वो कोई रोल प्ले नहीं करती। यहाँ पर आपका जो कैपेसिटेंस है सिंपली ये होता है। और फुली फील्ड के लिए जो आपका कैपेसिटेंस था वो था के एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो यानी कि डाइलेक्ट्रिक आपके दो एडवांटेज दिखाए थे मैंने कि एक तो पहले ये जो प्लेट्स हैं इन पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं इनकी वजह से अट्रैक्शन होता है। तो प्लेटों को होल्ड करने के लिए भी क्या चाहिए आपको, कोई ना कोई एक्स्ट्रा मीडियम चाहिए, तो वो हेल्प कर देता है डाइलेक्ट्रिक, है ना। और दूसरा रिजल्ट क्या है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से आपका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, यानी कि इंक्रीज होता है। तो दो चीजें ध्यान रखें। और आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक या कैपेसिटर किस तरीके से बनाते हैं। जो पैरेलल प्लेट है एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं, इधर कंडक्टिंग प्लेट और उधर कंडक्टिंग प्लेट की पेस्ट कर देते हैं ताकि आपका जो गैप है इनके बीच में फुली फील्ड के लिए वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक ही डाइलेक्ट्रिक है तब तो ये रिजल्ट है। मान लो कि कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर आपने दो अलग अलग या तीन जितने भी हो डाइलेक्ट्रिक फिल्ड कर रखे हैं। सपोज करिए जैसे प्लेट्स आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ से यहाँ तक फिल्ड कर दिया आपने, एक यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। मान लीजिए थिकनेस T1 है, इसकी T2 है, इनके बीच का गैप अभी भी D है ना। इसकी K1 K2 जो भी हो, तीन हो चार हो, आपको उससे कोई सेंस नहीं है। तो आपका जो रिजल्ट था कैपेसिटेंस का ए ई नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। तो अगर इनके लिए लिखना चाहोगे कैपेसिटेंस तो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस T1 प्लस T2। अगर मान लीजिए एक और होता तो T3 लिख देते प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 अगर आपके पास और भी डाइलेक्ट्रिक होते तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इंडिपेंडेंट होता है किसका कि प्लेट्स के बीच में सेपरेशन के प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो कितनी डिस्टेंस में रखे हुए हैं उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक। तो दो प्लेट्स हो तीन प्लेट्स हो उनके बीच में जो आपने डाइलेक्ट्रिक रखा है दो तीन कितने भी, आपका जो रिजल्ट है स्टैंडर्ड वो किसमें चेंज होगा, इस वाली फॉर्मेट में। तो ध्यान रखना है यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो इसको जनरलाइज लिख देते थोड़ा सा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस समेशन ऑफ टी आई वेयर आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है। या जीरो ले लेंगे तो आपके पास डाइलेक्ट्रिक में जीरो ले लो प्लस समेशन ऑफ टी आई अपॉन के आई, आई इक्वल टू 0 to n। n का मतलब जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स आपके पास, ये हो गया आपके पास डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक के बारे में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक वाला। और आपको डाइलेक्ट्रिक दो तरीके से होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। आपको केवल डेफिनेशन ही ध्यान रखनी है, उससे कोई सेंस नहीं है कि आपको पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है या नॉन पोलर। केमिस्ट्री में आते हैं आपके पास बहुत खूब डाइलेक्ट्रिक्स, वहाँ पर आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा कि इनके बीच में क्या होता है। जब फील्ड लगाते हैं बेसिकली होता क्या है, सुन लीजिए कि आपके पास कोई भी आपके पास मेटेरियल है, जब इसमें फील्ड लगाई जाती है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये क्या होता है एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब मान लिया आप फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाते हो, ठीक है। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो इधर प्लस चार्ज है उधर माइनस चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगेगा Q इंटू ई का और इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई का। जैसे जैसे ई बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्सेस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे क्या होगा फोर्सेस की वैल्यू भी इंक्रीज होने आएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जो फील्ड की ऐसी वैल्यू हो जाएगी जब आपका जो ये मटेरियल है ये क्या हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा टूट जाएगा, यानी कि सिंपल बोल दो यहाँ से लीकेज शुरू हो जाएगा, चार्ज लीक करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली क्या है जो ये पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, ये इनकी बात इसी पे की जाती है कि इनकी एक लिमिट होती है हर मटेरियल के कि वो मैक्सिमम कितना फोर्स बियर कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम फोर्स के अकॉर्डिंग देखें तो हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की बात की थी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, आपके पास किसी मटेरियल के लिए ज्यादा होता है, किसी के लिए कम होता है। तो पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इसी कंसेप्ट से डिफाइंड होते हैं कि कौन से स्ट्रांगली पोलराइज हो सकते हैं, कौन से स्ट्रांगली पोलराइज नहीं होते। पोलराइजेशन का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से अलग होते रहेंगे। अब यहाँ पर अपन तो के डाइलेक्ट्रिक को डिस्कस करें तो डाइलेक्ट्रिक के में ही आगे बढ़ते हैं और कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी पहले। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये उसी तरह से जिस तरह से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी पढ़ी थी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें या सिंपल माने आपके पास कोई भी मीडियम है उसमें फील्ड की बात करते हो तो आप क्या लिखते हो, ई मीडियम इक्वल टू ई एयर डिवाइड बाय जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी थी, यहाँ पर एक के है तो अपन के लिख देते हैं। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एयर अपॉन ई मीडियम, और एयर का मतलब यानी कि जो अपन एक्सटर्नल लगा रहे फील्ड, ई एक्सटर्नल डिवाइड बाय ई मीडियम, ठीक है ना। जो एक्सटर्नल फील्ड है एयर की जगह यहाँ पर क्या होगी आपके पास एक्सटर्नल फील्ड होगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन आ गई आपके पास, ई एक्सटर्नल अपॉन ई मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ से डेफिनेशन देके यहाँ से देखे कहीं से भी आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब किसी भी मीडियम के अंदर आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो और उस मीडियम के अंदर जाते ही एक्सटर्नल फील्ड का मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स कम हो जाता है। यहाँ से देखो सामने है ई मीडियम का ई एयर अपॉन के, मान लीजिए के की वैल्यू समझाने के लिए बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया 10 वोल्ट का, कितने का 10 वोल्ट का, लेकिन आपको मिल कितने का रहा है, मान लीजिए 5 वोल्ट का मिल रहा है। तो आप कह दोगे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा 10/5 यानी कि 2, 10/5 2। तो सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कि ये वो फैक्टर होता है जिस फैक्टर से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, जिस फैक्टर से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से समझे इसको, ये डेफिनेशन से। कैपेसिटर के केस में अपन एयर ना बोल के क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फील्ड बोल देते हैं, और मीडियम तो है तो वही चीज। तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे समझना है या इसकी डेफिनेशन देनी है या कुछ भी, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बेसिकली एक वेरिएबल है अपने पास या बोल दीजिए एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और या सिंपल बोल दो एक ऐसा फैक्टर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम के लिए कि जब उस मीडियम में से कोई एक्सटर्नल फील्ड पास की जाती है तो उस मीडियम से गुजरने के बाद उस फील्ड की वैल्यू कितनी कम हो जाती है, कितने फैक्टर से डिक्रीज हो जाती है, कितने फैक्टर से डिक्रीज हो जाती है, वो कहलाता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सिंपल बोले कि जिस फैक्टर से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड जो अप्लाई किया था, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है कितने टाइम्स कम हो जाता है, वो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी जिस फैक्टर से आपका फील्ड कम हुआ वो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जैसे एक्सटर्नल फील्ड 10 वोल्ट ले लिए और मान लो मीडियम में आपको केवल 5 ही मिली, तो यानी कि कितने फैक्टर से कम होगी, 2 के फैक्टर से, तो आप कहोगे उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2 है, ठीक है। ये वैसी कहानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वहां रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते थे, तो मीडियम में फील्ड होता था आपके पास और एयर के अंदर था, तो मीडियम में फील्ड आपके पास कितना कम होता, जितनी उस मीडियम की आपके पास क्या थी, परमिटिविटी थी, ठीक है। तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो एक और चीज जो अभी अपन समझ रहे थे पोलर के केस में या नॉन पोलर के केस में, कि जैसे आप किसी भी मटेरियल के अक्रॉस फील्ड लगाते हो तो क्या कहा था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा Q इंटू ई का इधर, और इस पर जो फोर्स लगेगा Q इंटू ई का इधर, जैसे जैसे ई बढ़ेगा वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ेगा और वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे फील्ड बढ़ाते रहोगे फोर्स बढ़ता रहेगा। इस मटेरियल की कोई ना कोई खुद की स्ट्रेंथ होगी, यानी कि किसी ना किसी फोर्स को तो ये रोक सकता है, लेकिन अगर फोर्स की वैल्यू इसके लिमिट के बाहर चली गई तो आपका क्या होगा, ये सॉल्वेंट या जो मटेरियल है ये टूट देगा, या सिंपल बोल सकते हैं कि आपका चार्ज लीक करना शुरू कर देगा। कब तक, जहां तक मटेरियल के पास स्ट्रेंथ है वहां तक तो एक्सटर्नल फील्ड के वजह से जो फोर्सेस आ रहे हैं उनको रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही आपका फोर्स इस मटेरियल की स्ट्रेंथ से ज्यादा निकला, चार्ज का क्या हुआ, लीकेज होना शुरू हो गया। सिंपल बोलते हैं आपका जो ये डायपोल था ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो कितनी स्ट्रेंथ तक आपका ये जो मटेरियल है फील्ड को रोक पा रहा है या फोर्सेस को रोक पा रहा है, वो कहलाती है आपके पास डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या कहलाती है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, दोबारा सुन लें, कि जब आप किसी भी मटेरियल के अक्रॉस फील्ड लगाते हो तो उसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं, और जैसे जैसे फील्ड की वैल्यू बढ़ाओगे तो एक लिमिट ऐसी आएगी, अगर आपने उस लिमिट के बाद फील्ड को इंक्रीज किया
तो फोर्सेस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ये मटेरियल इन फोर्सेस को शेयर नहीं कर पाएगा अपने पास, तो क्या करेगा, ये यहाँ से चार्ज लीक होना शुरू कर देगा। ठीक है क्या, तो इसकी एबिलिटी वहां पर खत्म होगी। तो उस फील्ड पर कि जहां पर आपका ये डायपोल क्या होता है, जस्ट ब्रेक होता है, या बोलिए कि उस कंडीशन पे जस्ट आपका चार्ज लीक होना शुरू करता है, तो वहां की जो लिमिट है और वहां का जो फील्ड है वो कहलाता है इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दोबारा सुन लो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कहां पर, जहां तक आपका चार्ज जस्ट लीक की कंडीशन में आता है, यानी कि चार्ज का लीकेज होना शुरू कर देते हैं, यानी कि वहां तक तो आप फील्ड लगाओगे, आपके पास क्या है, कोई चेंज नहीं होगा, पर फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, उसके बाद चार्ज लीक होना शुरू होगा और ये टूट जाएगा। तो जिस लिमिट तक आपका फील्ड है और वहां तक कोई भी चार्ज लीक आपके पास नहीं हो रहा, तो वो कहलाती है उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि अगर आप इसकी डेफिनेशन देना चाहोगे तो क्या होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, लिख लेना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच चार्ज स्टार्ट्स लीकिंग फ्रॉम द डाइपोल, चार्ज स्टार्ट्स लीकिंग फ्रॉम द डाइपोल, यानी कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जहां पर डाइपोल से चार्ज लीक होना शुरू कर देते हैं या डाइपोल टूट जाता है। ठीक है क्या, तो ये फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। समझ आए डेफिनेशन क्या होगी कि आपके पास मिनिमम एक फील्ड है कि अगर आप वहां तक लगाओगे तब तक तो सेफ है, अगर उससे ज्यादा फील्ड बढ़ा तो फोर्स बढ़ जाएगा और डाइपोल उस वाले को रोक नहीं पाएगा और यहाँ से क्या होगा, डाइपोल टूट जाएगा या फिर बोलते चार्ज ब्रेक होना शुरू कर देगा। तो जिस फील्ड पे आपका डाइपोल ब्रेक होता है वहां तक तो क्या कर रहा है, ये इसको रोक रहा है ना, उससे जस्ट थोड़ा सा आगे गया तो डाइपोल टूट गया। तो जिस फील्ड पर आपका चार्ज लीक करना स्टार्ट करता है उससे जस्ट पहले का आपके पास जो फील्ड होता है उसको कहते हैं अपन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है क्या, तो आपके पास जो डेफिनेशन थी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की कि, और इससे अपन देखें कि जैसे आपके पास अभी लिखा था अपन ने कि जो कैपेसिटेंस है वो सी टाइम इंक्रीज हो जाता है ना, और V बराबर क्या होता है आपके पास E इंटू डी होता है। तो E इंटू डी, अगर मैं इसको कैपेसिटी के लिखना चाहूं तो E को क्या लिखोगे आप, E डाइलेक्ट्रिक, E डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंटू, ठीक है क्या, E इंटू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंटू डी। E डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्यों रखा, क्योंकि यहां तक के फील्ड की वैल्यू तक आपका डाइपोल क्या है, सेफ है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल क्या होता था आपके पास जो कैपेसिटी के लिए लिखा जाएगा E इंटू डी, और E कौन सा होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला, यानी कि जहां पर आपका चार्ज लीक करना जस्ट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है क्या, तो ये चीज होगी। अब यहाँ पर जो V आ रहा है, ठीक है ना, इसकी एक लिमिट होगी आपके पास, क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की लिमिट होगी। तो इस V को आपके पास दूसरा डायमेंशन D है, तो ये जो V है एक तो इस पे भी डिपेंड करता है और एक इस पे भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर पोटेंशियल की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक जो आती है वो फील्ड आ रही है, फील्ड कहाँ से आता है, पोटेंशियल से आता है। तो जब फील्ड की वैल्यू लिमिटेड है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। हालांकि जो फील्ड है, या सिंपल बोले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये केवल मटेरियल प्रॉपर्टी है। ये क्या है, केवल मटेरियल प्रॉपर्टी। हर मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, पर ये जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस पोटेंशियल पर आपका मान लीजिए चार्ज लीक होना शुरू हो गया, मतलब आपका कैपेसिटर क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो इसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है क्या, यानी कि जब आपके पास अगर चार्ज लीक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके पास जो कैपेसिटर है वो ब्रेक हो जाएगा, तो उस वाले वोल्टेज को भी या पोटेंशियल को भी क्या कहते हो आप, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हो। हालांकि जो वोल्टेज है ये दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक तो E पर कर रहा है, मींस मटेरियल पे करेगा, और इनटू D मतलब डायमेंशन पे भी करेगा। D का मतलब क्या हो गया, सेपरेशन होता है, और इसको क्या कह सकते हैं, कैपेसिटर का डायमेंशन। तो आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज मटेरियल की प्रॉपर्टी के साथ साथ डायमेंशन की प्रॉपर्टी भी है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या सिंपल बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वो केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे समझे आपको, मान लीजिए आपके पास दो कैपेसिटर दे रखे हैं, एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है, दोनों के अंदर सेम डाइलेक्ट्रिक भरा गया, इसमें और इसमें, है ना। मान लीजिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है और इसका भी कितना है, K। लेकिन यहाँ पर सेपरेशन मान लीजिए आपके पास D है और यहाँ पे सेपरेशन कितना है, 2D है, तो यहाँ से V की वैल्यू हो जाएगी Q/C, ये हो जाएगी, या फिर E/D। ठीक है क्या, और सॉरी E इंटू डी, और यहाँ से आपके पास V की वैल्यू हो जाएगी Q/C या E इंटू डी, ये है। ठीक है क्या, अब यहाँ पे D की जगह कितना है, 2D। ठीक है, और यहाँ पे D की जगह D था, तो आपका V कितना है, E इंटू डी। अब देखो
कि दोनों के अंदर आपने सेम डाइलेक्ट्रिक भरा, लेकिन जो सेपरेशन है वो अलग अलग है। तो सेपरेशन यानी कि और जो फील्ड है या फिर बोलते तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाया आपने, दोनों के अंदर सेम ही मटेरियल है, पर जल्दी ब्रेक डाउन किसको होगा? इस वाले का होगा। क्यों? क्योंकि इसका ब्रेक डाउन पोटेंशियल कितना E इंटू डी है और इस वाले का ब्रेक डाउन पोटेंशियल है E इंटू 2D। दोनों के अंदर सेम मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, पर क्या कर रखा है अपन, इनके डायमेंशंस को चेंज कर रखा है। तो जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो मटेरियल के साथ साथ क्या होता है, डायमेंशन की प्रॉपर्टी भी होती है ना। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो केवल मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अगर आपसे दो कैपेसिटर दे रखे हो और ये कुछ इस तरह से डेटा दे रखा हो या D/2 लिखा हो, ठीक है क्या, D/2 लिखा उनका सेपरेशन, तो आपसे पूछ लेता है कि कौन सा कैपेसिटर पहले ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन में मतलब ध्यान रखना ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो वोल्टेज की इक्वेशन आपके पास क्या होती है, E इंटू डी। आपके पास यहाँ पे सेपरेशन कितना है D और यहाँ पे D/2। तो अब ये पहले ब्रेक डाउन हो जाता है आपके पास। क्यों? क्योंकि इसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है इससे कम है। तो ध्यान रखना ये कहलाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। और फिर बोल रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। पर जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो आपके पास मटेरियल के साथ साथ डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जहां पर डाइपोल से आपके चार्ज जस्ट लीक करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि कैपेसिटर आपका क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है क्या, यानी कि लीक हो गया तो कैपेसिटर आपका टूट गया। तो ध्यान रखें इस तरह से लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट, कि आपको कैपेसिटर दे रखे होते हैं 2-3 और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा कैपेसिटर पहले ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो जिसका ब्रेक डाउन वोल्टेज कम होगा वो पहले ब्रेक हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनको भी ध्यान रखना है आपको, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब मान लीजिए आपके पास जैसे, ठीक है, सिंगल कैपेसिटर की तो बात कर ली, अब मान लो मल्टीपल कैपेसिटर है, कैपेसिटर का अरेंजमेंट है, तो उस केस में आपको डायग्राम देके पूछ लिया जाता है कि सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा या फिर कौन सा कैपेसिटर पहले ब्रेकडाउन हो सकता है। जैसे मान लो एग्जांपल लूं मैं, मान लीजिए आपके पास दो कैपेसिटर है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है मान लीजिए 8 वोल्ट और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है मान लीजिए 10 वोल्ट है, ठीक है क्या। ये 2 माइक्रोफेरेड का है और इसको बोल देते हैं अपन 3 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है क्या। और इसके ऊपर कोई बैटरी या पोटेंशियल लगा दिया अपन ने V, ठीक है। ये वोल्ट है आपके पास 10 वोल्ट और ये 8 वोल्ट। ये तो है आपके पास ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कैपेसिटर के दे रखे। आपने सिस्टम को कनेक्ट कर लिया है ना। अब आपसे पूछ लिया गया जैसे सिस्टम को कनेक्ट किया और आपसे पूछा जाए कि पहले कौन सा कैपेसिटर ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना है दोनों सिस्टम का कंबाइंड। तो आपके पास जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है V बराबर क्या होता है, Q/C। V बराबर क्या होता है, Q/C। तो Q की बात करते हैं कि प्लेटें कितना चार्ज होल्ड कर सकती हैं। जैसे इस वाली प्लेट की बात करें तो इस पर +16 और इस पे -16 माइक्रोकूलम, इस पे प्लस का 30 और माइनस का 30 माइक्रोकूलम। अब देखो अगर मान लीजिए इस वाली प्लेट पे 16 से ज्यादा चार्ज पहुंच गया तो ये प्लेट तो पहले खत्म हो जाएगी। तो यानी कि चार्ज की वैल्यू तो आपके पास कौन सी आएगी, 16 है ना। जो मिनिमम चार्ज होता है, यानी कि एक प्लेट पे जो मैक्सिमम चार्ज वो होल्ड कर सकती है। दोनों प्लेट को देख लें, इस पे 30 दिख रहा है, इस पे 16 दिख रहा है, यानी कि चार्ज की कैपेसिटी आ गई कि 16। अगर 16 से ज्यादा चार्ज होता है तो आपके पास क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 8 वोल्ट का है। तो अगर ये क्या हो 16 से अगर 17 भी होता है, 16 पॉइंट समथिंग भी होता है, तो आपका कैपेसिटर बिल्कुल खत्म हो गया। तो यानी कि मैक्सिमम चार्ज कितना होना चाहिए इस प्लेट पे या इस फॉर्मूले के लिए 16। और नीचे लिखा जाता है C इक्विवेलेंट। दोनों किसमें आपके पास सीरीज में, तो इनको सीरीज में रिजल्ट लिखें तो क्या हो जाएगा, तो मान लो इसको 2 ले लेते हैं आसान करने के लिए, तो ये 20 हो जाएगा और ये माइनस का 20 हो जाएगा। तब भी क्या है, मैक्सिमम चार्ज कितना होल्ड कर सकता है, 16। तो 16/C इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से यानी कि 1। तो आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हो गया, 16 वोल्ट। यानी कि अगर आप 16 वोल्ट का पोटेंशियल लगाते हैं यहाँ पर तो आपका कैपेसिटर या सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। दोबारा समझ लें कि आपके पास V बराबर Q/C में Q कौन सा लोगे कि जो मिनिमम चार्ज है, जो मिनिमम चार्ज है उसकी वैल्यू, ठीक है ना। या फिर बोल सकते हो आप जैसे V बराबर Q/C, तो C क्या लिखोगे, C इस Q की वैल्यू क्या होगी कि इस सिस्टम के अंदर जो मिनिमम चार्ज है एक प्लेट के ऊपर वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर कितना है, 16 है, तो आप 16 लिखोगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए जैसे आपके पास 3 कैपेसिटर ले लेते हैं। मान लीजिए ये है आपके पास 5 वोल्ट का ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसके पास है 6 वोल्ट का और इसके पास हो गया सपोज करिए 4 वोल्ट का। इसकी कैपेसिटेंस है आपके पास 3 माइक्रोफेरेड की, इसकी 2 माइक्रोफेरेड की और इसकी है 5 माइक्रोफेरेड की। आपसे पूछा गया कि बताइए इस सिस्टम के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा।
तो इसके लिए ब्रेक डाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो इसमें जो चार्ज आएगा मैक्सिमम 15 आएगा। यहाँ पर कितना है माइनस का 15, इस पे आएगा प्लस का 12, माइनस का 12, प्लस का 20, माइनस का 20। तो इस प्लेट को देखो सबसे ज्यादा जो चार्ज दिख रहा है आपको, सॉरी सबसे मिनिमम चार्ज दिख रहा है वो कितना है 12 वोल्ट। तो Q की लिमिट तो पता चल गई भाई, जो आपका Q मैक्सिमम हो सकता है वो 12 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अपॉन C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट का मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट निकाले तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जो भी सोल्व करोगे और इसका रिवर्स लोगे, यहाँ लिख देते हैं अपन C इक्विवेलेंट को, तो Q की वैल्यू आ गई, इसका जो C इक्विवेलेंट आएगा तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से C इक्विवेलेंट निकालो और जो आपके पास ब्रेकडाउन वोल्टेज है Q मैक्स डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट, यहाँ पे पुट कर दो तो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाएगा कि ये सिस्टम इतने वोल्टेज में ब्रेकडाउन हो जाएगा। मान लो एक एग्जांपल लें, ठीक है, दोनों तरफ ले लेते हैं कैपेसिटर, मान लीजिए इधर भी कैपेसिटर है और इधर भी कैपेसिटर, ऐसे कनेक्टेड बैटरी है ना। मान लीजिए आपके पास 4 माइक्रोफैरेड का और ये 12 माइक्रोफैरेड का, ठीक है क्या, और ये ले लेते हैं अपन 6 और 3, ये ठीक है, 6 वोल्ट 3 वोल्ट, सॉरी 6 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड, ये ठीक। अब इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज सपोज करिए आपके पास है 10 वोल्ट, इसका है 20 वोल्ट, इसका है मान लीजिए आपके पास 12 वोल्ट और इसका ले लेते हैं 4 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है, 4 के 6 ले लो या 5 ले लो, 5 वोल्ट ले लो, ठीक है। अब देखो 6 वोल्ट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा गया कि सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज कौन सा है और सबसे पहले ब्रेक कौन सा होगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ऊपर वाला अलग सिस्टम है क्योंकि बैटरी लगी है यहाँ पर, तो ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों को चेक करना है। ऊपर वाले की बात करें तो इस प्लेट में मैक्सिमम चार्ज आ सकता है 60 और इसमें कितना आ सकता है माइनस का 60, ऊपर वाले का इसके लिए प्लस 60 माइनस 60, ठीक है क्या। नीचे वाले की बात करें प्लस का 48 और माइनस का 48, ठीक, और ये हो गया प्लस का 72 और माइनस का 70। तो नीचे वाले के लिए क्यू मैक्स हो गया आपके पास 48, ठीक है, और आपके पास C इक्विवेलेंट हो गया नीचे वाले के लिए V ब्रेकडाउन, ठीक है। 48 C इक्विवेलेंट कितना होगा 4 और 12 कितना आता है 6, है ना, 4 × 12 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, 3 सॉरी, कितना आ जाएगा ये 3, तो हो गया 16 वोल्ट। तो नीचे वाले का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना आ रहा है 16 वोल्ट आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब देखो इधर ऊपर वाले के लिए बात करते हैं V ब्रेकडाउन 2, ऊपर वाले के केस में मैक्सिमम चार्ज कितना दोनों में 60, तो 60 ले लेते हैं और C इक्विवेलेंट कितना होगा 6 और 3 है आपके पास, है? तो ये हो जाएगा C1 C2 यानी कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 3 और 2, तो यानी कि 2 आ गया और ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गया आपके पास 30 वोल्ट। तो ऊपर वाले के लिए जो आपके पास ब्रेकडाउन वोल्टेज आ रहा है 30 और नीचे वाले सिस्टम के लिए कितना आ रहा है 16, चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। मैक्सिमम चार्ज तो 48 हो सकता है, ठीक है। C इक्विवेलेंट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो कितना आ गया 3, ठीक, तो 16 वोल्ट और 30 वोल्ट। दो डाउन से आपके पास ये है, इसका तो आया आपके पास 16 वोल्ट और यहाँ पर कितना आया 30 वोल्ट। अब दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है 16 वोल्ट की, तो आपका आंसर होगा 16 वोल्ट, ठीक है ना, क्योंकि एक लिमिट है अपने पास कि इतना मिनिमम पोटेंशियल होगा तब तक तो आपका सिस्टम काम करेगा जो दे रखा है। अगर इससे ज्यादा एक्सीड हो गया तो एक कैपेसिटर क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, तो आपका सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास अलग अलग सोल्व कर लो, पैरेलल में है, सीरीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लेट पे देख लो मैक्सिमम चार्ज की जो इस वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, लिमिट 16 हो सकती है ना। C इक्विवेलेंट निकालिए सिस्टम का, पुट करिए। अगर ऐसा आता है तो दोनों का अलग अलग सोल्व कर लो। आपके पास ऊपर वाले का अलग ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालो और नीचे वाले का अलग ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड आउट करो, और उससे क्या होगा आपके पास जो ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू कम होगी वही आपका आंसर होगा, ठीक। तो ये तो कहानी थी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल थे। अब देखिए और क्या क्या है इसके अंदर। सपोज करिए आपके पास डाइलेक्ट्रिक दे रखे हैं, कि आपके पास ये डाइलेक्ट्रिक है, सॉरी कैपेसिटर, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर रखा है आपने, ठीक है, T थिकनेस T और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ये आपके पास फर्स्ट प्लेट होगी, सपोज करिए लेंथ है x1, ये लेंथ है x2 और ये लेंथ है x3। तो यहाँ से ग्राफ के क्वेश्चन कैसे आते हैं सुनिए।
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बाई V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। तो क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। अब देखो यहाँ पर, और या फिर E बराबर क्या हो जाएगा, V बाई डी, जो आप लिखना चाहते हो। तो अगर मैं पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ बनाऊं, पोटेंशियल वर्सेस एक्स यानी कि V एक्स ग्राफ बनाए, ठीक है ना, V